नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, उसका जो है कल फाइनल टेस्ट 1 हुआ था, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया था। उसके हम साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन देख चुके थे सुबह। अब बचे हुए 15 क्वेश्चन देखेंगे और कल सुबह हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। फिर जो आपके ईवीएस एसएसटी है उनको भी देखेंगे। जो आपकी जो है फाइनल टेस्ट 1 में जो है पूरा सिलेबस में से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखेंगे। इसके अलावा उत्कर्ष का भी फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, वो भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन है, पिछड़े या वंचित बालक कौन है? मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस बालक को आप पिछड़े या वंचित बालक की श्रेणी में रखोगे? सबसे पहले धीमी गति से सीखने वाले, फिर विलक्षण अधिगमकर्ता, फिर दिव्यांग अधिगमकर्ता या असाधारण अधिगमकर्ता। तो असाधारण अधिगमकर्ता का मतलब होता है आपका जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब जो है साधारण से अच्छा जो है क्या करना, अधिगम करना, या साधारण से ज्यादा जो है अच्छा जो है क्या देना, रिजल्ट देना। तो ये जो है आपका ये तो प्रतिभाशाली टाइप से हो गया। फिर दिव्यांग अधिगमकर्ता को आप पिछड़े नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये भी जो है नहीं उत्तर होगा। फिर विलक्षण अधिगमकर्ता, तो ये एक प्रकार का असाधारण अधिगमकर्ता ही हो गया, जो मतलब अपने जो लेवल से ऊंचे स्तर का जो है उपलब्धि हासिल करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, धीमी गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता को हम क्या कहेंगे? वंचित बालक या पिछड़ा बालक, जो धीमी गति से सीखता है। देखो मैं 15 क्वेश्चन इसलिए करवा पा रहा हूं, 30 क्वेश्चन में पूरा 150 क्वेश्चन करवा देता मैं पेपर के, लेकिन फिर वो बात नहीं रहती। आप जो है उन चीजों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते उत्तर। सुबह वाली क्लास आपने देखी होगी, हर चीज डिटेल से बताई है, इसमें भी डिटेल से बताऊंगा जहां डिटेल की आवश्यकता होगी वहां पर, ठीक है। जैसे जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें डिटेल की आवश्यकता होगी आपको। कि क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। मतलब कोई एक जो है बालक है, एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा में नकल कर रहा है, और जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि सभी के सभी नकल कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा था, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त समायोजन युक्ति कौन सी है? खुद को समायोजित करने की जो युक्तियां होती है उनमें से कौन सी युक्ति वो अपना रहा है? वापस क्वेश्चन को देखें कि परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना कि वो सभी जो है परीक्षा में नकल कर रहे थे, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त समायोजन युक्ति कौन सी है? तो जो इसका उत्तर होगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में क्या होता है? प्रक्षेपण में होता है अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, या फिर हम कह सकते हैं अपनी गलती के लिए जो है उपयुक्त बहाना बनाना, अपनी गलती के लिए उपयुक्त बहाना बनाना, उपयुक्त बहाना बनाना, या फिर जो है दूसरों पर दोषारोपण करना। क्या करना? दोषारोपण करना, दूसरों पर प्रक्षेपण कर दिया उनने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी नकल कर रहे थे इसलिए मैं नकल कर रहा था, ठीक है। प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन हो गया वक्त में पीछे लौटना, या हम कह सकते हैं समय में पीछे लौटना, समय में पीछे लौटना। और इसके जो उदाहरण आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता देता हूं आपको। एक तो जैसे कोई बुढ़ा व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है अपने जो है जवानी के या फिर अपने बचपन के किस्से सुनाना, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि एक बच्चे का अंगूठा चूसना, बड़े बच्चे का, एक बड़े बच्चे का, हम कह सकते हैं बड़े बच्चा यानी कि किशोरावस्था का बच्चा है, बच्चे का अंगूठा चूसना, बड़े बच्चे का अंगूठा चूसना। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि जो बच्चा या बालक या व्यक्ति जो भी है वो अपने समय में पीछे चला जाता है और याद करता है कि वो बातें भी कुछ बातें होती थी। जैसे बड़े बच्चे का अंगूठा चूसना, छोटे बच्चे तो चूसते हैं, लेकिन बड़ा बच्चा अगर अंगूठा मुंह में लेकर घूम रहा है, इसका मतलब वो क्या प्रतिगमन का शिकार है। इसके अलावा होता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण क्या होता है? तदात्मीकरण होता है कि जो है अपने जो है ना अपनी कमियों को दूसरों की जो है अच्छाइयों से ढक देना। जैसे एक प्रोफेसर का बेटा है, क्या है? एक प्रोफेसर का बेटा है, प्रोफेसर होगा तो विद्वान होगा, उसका मंदबुद्धि बेटा है, शॉर्ट में बता देता हूं, उसका क्या है? मंदबुद्धि बेटा है। वो अपनी मंदबुद्धि को छुपाने के लिए लोगों को क्या कहता है कि मैं उन प्रोफेसर का बेटा हूं। मतलब अपनी जो है अपना परिचय उस प्रोफेसर के रूप में देता है कि मैं उन प्रोफेसर का बेटा हूं। मतलब खुद वो जो है मंदबुद्धि है इसलिए अपने पिताजी का सहारा ले रहा है। वो था आपका तदात्मीकरण। फिर आपका था उदात्तीकरण। उदात्तीकरण है, इसका दूसरा नाम होता है आपका उदात्तीकरण का शोधन। क्या होता है? शोधन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है शोधन में, ठीक है। तो उदात्तीकरण क्या होता है? जिसका दूसरा नाम है शोधन। इसमें क्या होता है? इसमें जो है व्यक्ति जो है अपना जो सामाजिक रूप से जो व्यवहार आप जो समाज के द्वारा नकारे गए व्यवहार हैं उनको जो है पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे एक क्लास में बालक या लड़ाकू बालक, क्या कर सकते हो आप? लड़ाकू जो बालक है,
मतलब हर बच्चे से मारपीट करने वाला बालक जिसको लड़ाकू बालक कह सकते हैं, वो बड़ा होकर क्या बन जाए, बॉक्सर या मुक्केबाज बन जाए और ओलंपिक में खेलने चला जाए। तो ये क्या हो गया, आपका उदात्तीकरण हो गया। तो सभी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो अपने जो है गलती दूसरों पर प्रक्षेपित करना क्या हो गया, प्रक्षेपण हो गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग पहलू को मापता है। यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है। मतलब ऐसा परीक्षण जिसकी कुल कितनी है, 10 उपमापनियां या मापनियां हैं तथा जो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू को मापता है। तो ऐसा जो आपका परीक्षण है वो है आपका MMPI। ठीक है, इसको कह सकते हैं MMPI, जिसकी फुल फॉर्म जो है होती है आपकी मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। ध्यान रखना, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, जिसको MMPI कहते हैं। इसमें कुल 10 उपमापनियां होती है। नोट कर लेना, मेरे हिसाब से आपको जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, और अगर आप जाके नोट्स पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कितनी जो है मापनियां होती है, 10। तो यहाँ पर 10 मापनियों वाला जो है कौन सा है, MMPI। TAT विषय अंतर्बोध टेस्ट, मॉर्गन व मूरे वाला, ये तो बार बार घूमता है, मॉर्गन व मूरे वाला, जिसमें जो है 30 कार्ड होते हैं। कितने, 30 कार्ड, और एक ब्लैंक कार्ड भी होता है प्लस एक खाली कार्ड, टोटल 31 होते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। शायद रोरसा साइदाबा हरमन रोरसा द्वारा जो है ये क्या है, जो है प्रतिपादित है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये जो है टेंडलर व पाइन द्वारा प्रतिपादित है। तो 10 उप परीक्षण वाला है आपका MMPI, जिसको कहते हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दर से भी दिखाई पड़ता है। मतलब माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चा जो है कम ही मानसिक योग्यता दिखलाता है, और इसका ठीक उल्टा भी होता है। मतलब माता पिता कम बुद्धि वाले हैं लेकिन बच्चा बहुत बुद्धि वाला है, मानसिक योग्यता ज्यादा दिखाता है। तो माता पिता के उल्टा व्यवहार दिखाना वंशानुक्रम का ये नियम क्या कहलाता है। तो देखो, ये जो गुण है ना ये वंशानुक्रम का ये नियम आपका कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम जो किसने दिया था, सोरेनसन ने। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, सोरेनसन ने तो दिया था। ये कहता क्या है, एक बात तो ये कहता है, देखो उदाहरण तो क्या होगा कि कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दर से भी दिखाई देता है। मतलब माता पिता की जो है योग्यता कम होती है तो जो है ज्यादा भी दिखाते हैं, उल्टा भी होता है। अब बात यह है कि सोरेनसन ने क्या कहा, सोरेनसन कहता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण को अधिक वितरित करती है। ये ध्यान रखना, ये नियम प्रत्यागमन का नियम है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। कुछ मामलों में माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता बच्चा दिखाता है, कुछ में उल्टा भी करता है। लेकिन प्रत्यागमन का नियम की जो मतलब आपकी जो परिभाषा है वो ये है, या फिर जो आपका जो है प्रत्यागमन का नियम किसे कहते हैं कि प्रकृति जो है विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुणों को अधिक वितरित करती है। मतलब विशिष्ट गुण तो शायद कम ही आगे वाली जो है पीढ़ी में जाए, लेकिन सामान्य जरूर जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जो है उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मॉडल में वर्णित कारक है। तो पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे है, उसके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मॉडल में तो इन्होंने दिया था व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत। कौन सा, पंचकारक सिद्धांत। व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत दिया था किसने, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। ठीक है, इनमें 5 कारक कौन कौन से थे, तो अनुभवों के लिए खुलापन, बिल्कुल। बहिर्मुखता, बिल्कुल ध्यान रखना, अंतर्मुखता यहां पर कहीं भी नहीं है। अंतर्मुखता यहां पर जो है कहीं भी नहीं है, सिर्फ बहिर्मुखता है। सहमतिशीलता, बिल्कुल। तंत्रिकाता, बिल्कुल। और अंतर्विवेकशीलता, बिल्कुल। तो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने पंचकारक सिद्धांत दिया, जिसमें अनुभवों के लिए खुलापन एक कारक, दूसरा
बहिर्मुखता, और तीसरा जो है सहमतिशीलता, और चौथा तंत्रिका तापिता भी कहते हैं या तंत्रिका ताप, और पांचवा अंतर विवेकशीलता। तो इसमें जो ये पांचों के पांचों जो है शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 व 5। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सा चरण है? पियाजे के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो कौन सा चरण है? तो आपको पता है पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है कितने चार जो है क्या बताए अवस्थाएं बताई। जो पहली अवस्था है वो आपको पता है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, इसको पेशीय गामक भी कहते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तीसरी जो अवस्था बताई इन्होंने वो है मूर्त क्रियात्मक, या मूर्त क्रियात्मक की जगह हम कह सकते हैं ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, और ये जो अवस्था है आपकी ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था है वो आपकी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक आपकी 11 से ऊपर वर्ष के लिए है। ठीक है, 11 से 13 मानते हैं वैसे, लेकिन 11 से ऊपर का मान सकते हैं। तो ये आपका जो है क्या 4 अवस्थाएं हैं। तो यहां बात हो रही औपचारिक संक्रियात्मक की, तो औपचारिक संक्रियात्मक कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था या चौथा चरण है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया आपका संबंधित किससे है? तो देखो डिसलेक्सिया आपका है पढ़ने संबंधी समस्या। ठीक है, गणितीय कौशल संबंधी कौन सी है? तो ये है आपकी डिसकैलकुलिया। ठीक है, और लेखन संबंधी कौन सी है? डिसग्राफिया। कौन सी है? डिसग्राफिया। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आपको। तो डिसलेक्सिया जो है आपकी किससे पढ़ने संबंधी जो है विषय जो है क्या है समस्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो देखो अधिगम के जो प्राथमिक या मुख्य नियम भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? मुख्य नियम। मुख्य नियम थे 3। कितने? मुख्य नियम 3, जिसमें से पहला नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो है आपका वो है किसका? अभ्यास का नियम। ठीक है, और तीसरा नियम जो है आपका क्या गया? प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। ये 3 नियम मुख्य नियम, और इनके गौण नियम और है। कितने? गौण नियम। और गौण नियम कितने हैं? 5। कितने गौण नियम है इसके? 5, जिसमें पहला तो है आपके पहला हम जो लाइन से लिख देते हैं बहुअनुक्रिया का नियम। किसका? बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, दूसरा जो इसका है वो है मनोवर्ती का नियम। ठीक है, तीसरा इसका जो है कहां लिख देता हूं मैं? तीसरा यहां लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम इसका तीसरा बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा नियम है इसका आंशिक क्रिया का नियम। किसका? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, चौथा जो इसका है वह सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, और पांचवा जो इसका है वह साचर्य परिवर्तन का नियम। किसका? साचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये जो है टोटल आपके 5 नियम जो है गौण, और 3 नियम क्या है? मुख्य। तो इसमें बोले प्राथमिक नियम या मुख्य नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरटी 2009 जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसकी धारा 16(1) के तहत कौन सी कक्षा में नियमित परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आरटी 2009 की कौन सी धारा 16(1) में जो है के तहत कौन सी कक्षा में नियमित परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5वीं व 8वीं कक्षा, 5 व कक्षा 8। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने के प्रतिफल होते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? केवल कक्षावार होते हैं, केवल तो आपको मैं बता चुका केवल शब्द तो आता ही नहीं है। क्या है? केवल शब्द का तो साइकोलॉजी में जो है जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर कक्षावार व विषयवार, ये इसका सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, विद्यालयवार जो नहीं होता, कक्षावार भी नहीं होता, केवल विषयवार भी नहीं होता, कक्षावार व विषयवार दोनों तरह से होता है। तो सीखने के प्रतिफल जिसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सीखने से क्या जो है मिला आपको, लर्निंग आउटकम्स जो क्या होते हैं आपके सीखने के प्रतिफल, और ये कक्षावार और विषयवार होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्रित करना। तो ये तो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है जो छोटे से समय के लिए हम कह सकते हैं लघुकालीन होती है। ठीक है, लघुकालीन या हम कह सकते हैं छोटे समय के लिए, कम समय के लिए जो है हम इसको जो है अपनाते हैं, कम समय की समस्याओं के लिए अपनाते हैं, रोजमर्रा की समस्याओं के लिए। तो ये गलत है, तो उपयुक्त सभी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, फिर बात आती है अपनी कि विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का यह समाधान करने के लिए, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय की जो व्यवहारिक समस्या है, व्यवहारिक समस्या यानी कि दिन जो है रोजमर्रा की समस्या भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दैनिक समस्या। जो दैनिक समस्याएं जो सामना करते हैं अपन, उनका जो है समाधान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, और ये कम समय के लिए होता है, लघु समय के लिए। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत का निर्माण करना इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये सिर्फ समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन बड़ा आ गया है। पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका अभी नाम क्या कर दिया? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना नई सरकार ने। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो है कक्षा जो है, ये मैं करवा चुका है अलग से क्लास में, कि कक्षा 1 से 8 तक दूध पिलाया जाता है। ठीक है, पहले जो फिक्स था मंगलवार शुक्रवार को, फिर बुधवार शुक्रवार भी किया, और वर्तमान में ये क्या प्रतिदिन है? क्या है? प्रतिदिन दूध पिलाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कक्षा 1 से 8 है, तो ये कक्षा 1 से 10 और ये कक्षा 1 से 10, ये 2 ऑप्शन तो गए। क्या हुआ? 2 ऑप्शन तो गए। अब बचा यह कक्षा 8, कक्षा 8 1 से 8। ठीक है, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराना। तो ये तो मिड डे मील योजना है, जिसमें जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, नाश्ता भी नहीं दिया जाता, मिड डे मील योजना। तो ये तो है नहीं। तो यहाँ क्या हो गया? मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराना, पाउडर का जो मिल्क है उसका उपयोग करते हुए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किसके द्वारा विकसित की गई? यानी कि एनसीएफ 2005 जो प्रोफेसर जो है यशपाल समिति की सिफारिश पर, प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है आपका विकसित किया गया एनसीईआरटी द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में पढ़ा चुका ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020। ठीक है, इसकी क्लासें अलग से ले चुका मैं प्रीपेरेटरी स्टेज किस आयु वर्ग की शिक्षा के लिए डिजाइन की गई है? तो आपको पता ही है इसमें 3 स्टेज है, 4 स्टेज है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये जो है आपकी ये होती है बुनियादी। कौन सी? बुनियादी। ठीक है, बुनियादी। ये होती है आपकी प्रीपेरेटरी, और प्रीपेरेटरी होती है, और ये होती है आपकी मिडिल, और ये आपकी जो होती है हाई वाली होती है। ठीक है, जो प्रीपेरेटरी है ये होती है आपकी 3, जो दूसरा 3 होता है ना, 5 के बाद जो 3 आता है वो। तो देखो यहाँ जो है 3 से लेकर 18 वर्ष के बालक तक जो है, बालक का जो है पूरा का पूरा दिया हुआ है। देखो 5 + 3, देखो 5 3 कितने हो गए? 8 3 11 और 4 15। तो 3 से लेकर 18 यानी 15 साल का लेखा जोखा है। तो पहले में देखो 3 से 5 वर्ष तक है, मतलब 8 वर्ष तक। तो ये क्या होगी आपकी बुनियादी। तो प्रीपेरेटरी कौन सी होगी? 8 से लेकर 11 वर्ष तक। और कक्षा की बात करें तो उत्तर तो क्या हो जाएगा? तीसरा। और कक्षा की बात करें प्रीपेरेटरी स्टेज की, तो ये होती है आपकी कक्षा 3 से लेकर 5 तक। ध्यान रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका में किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है? तो एनईपी 2020 में जो बाल वाटिका होती है, बाल वाटिका देखो 6 वर्ष का बालक होता है आपका फर्स्ट कक्षा में। कौन सी में? पहली कक्षा में। और पहली कक्षा में 6 वर्ष का होगा, तो उससे पहले 6 वर्ष से पहले का किस में होगा? 6 वर्ष से पहले यानी कि 3 से 6 वर्ष का बालक होगा बाल वाटिका में। किसमें? बाल वाटिका में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष तक का। तो उत्तर हो जाएगा, तो किस वर्ष तक का पूछा है, देखो आयु तक। 6 वर्ष तक का बालक जो है बाल वाटिका में, और उसके बाद में जो है वो स्कूल में
आ जाएगा। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जो कलाम का फाइनल फुल लेंथ टेस्ट हुआ उसके। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। कल सुबह आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।